अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से सोच रहा था मैं कि ऑनलाइन आऊं और लोकसभा चुनाव के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं, लेकिन कुछ काम की वजह से आने को नहीं जम रहा था। लेकिन आज वक्त निकाल कर आप सभी को एक आह्वान करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने आ रहा हूं। आपसे कुछ चीज़ों पर आपसे बात करनी है कि जैसा देश में लोकसभा 2024 के चुनाव लगे हैं और दो लोगों में ही खास हमें फाइट देखने को मिल रही है। जैसा महायुति भाजपा और महाविकास अघाड़ी कांग्रेस, जैसा कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इन दोनों के बीच इस देश की ये फाइट है। एक तरफ है संविधान को डुबाने वाले, लोकशाही को ख़त्म करने वाले और धर्मनिरपेक्षता का खात्मा करने वाले, दूसरी तरफ है जिसके दादी ने, इंदिरा गांधी ने और पिता राजीव गांधी ने इस देश के लिए शहादत देकर इस देश को बचाने की कोशिश की है। संविधान को, लोकशाही और धर्मनिरपेक्षता को हमेशा बचाने की और संरक्षण करने की कसम खाई है। दोस्तों, 2014 में जब मोदी साहब चुनाव मैदान में उतरे थे भाजपा के तरफ से, तो कह रहे थे कि इस बार, आपकी बार मोदी सरकार, और मतदाताओं से और देशवासियों से बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अगर भाइयों और बहनों, मैं अगर सत्ता में आता हूं तो हर मतदाताओं के और हर देशवासियों के खाते में 15-15 लाख डालूंगा। काला धन है तो मैं स्विस बैंक से वापस लाऊंगा और हर भारतीय व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख डालूंगा। 2014 हो गए भाइयों, आपके खाते में ना मेरे खाते में 1 रुपया भी अभी तक मोदी सरकार के तरफ से या मोदी साहब के तरफ से आया है। तो ये सिर्फ सियासी जुमलेबाजी थी, बाकी कुछ नहीं था। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बातें की थी मोदी साहब ने, लेकिन ये भी चुनावी जुमलेबाजी नजर आई। हमने देखा कि हमारे नौजवान आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करके समोसे के, भजिए के और चाय के ठेले चला रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। एक तो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को जो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक तो उनको देश छोड़ के बाहर जो आपको जाना पड़ रहा है विदेशों में, या इंडिया में है तो उन्हें समोसे के, वड़ा पाव के और चाय के ठेले डालना पड़ रहे। ये मोदी सरकार का करिश्मा है और ये मोदी सरकार का विकास है। स्विस बैंक से काला धन तो वो ला ना सके और ना ही आपके और हमारे खातों में वो 15 लाख डाल सके। बेरोजगारी ना वो कम कर सके, न पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दे सके। भ्रष्टाचार की वो कस्में खाया करते थे कि कांग्रेस ने भाई और बहनों 60-70 साल में जो भ्रष्टाचार किया वो भ्रष्टाचार मैं खत्म कर दूंगा। उन्होंने है तो देश के तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करके क्लीनिंग सर्टिफिकेट देने का काम किया और भ्रष्टाचारी नेताओं को फिर से इस चुनाव में, आपके और हमारे सामने चुनाव में खड़ा किया। ये भ्रष्टाचार खत्म करने का भी ये चुनावी जुमलेबाजी रहा और ना ही उन्होंने है तो भ्रष्टाचार खत्म किया। आज है तो कल दिल्ली से नरेंद्र मोदी ऐलान करते हैं
कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और दूसरे ही दिन राष्ट्रवादी के बड़े नेता अजीत पवार साहब 40 आमदारों को लेकर है तो भाजपा में शामिल होते हैं, भाजपा के साथ अलायंस करते हैं और सत्ता में आते हैं। कई ऐसे महाराष्ट्र के और देश के नेता है जो जिसे भाजपा भ्रष्टाचार नेता कहती थी, चाहे फिर वो अशोक चौहान हो, विखे पाटिल हो, उस्मानाबाद के है तो राणा हो, ऐसे कई ऐसे नेता है जिसे वो भ्रष्टाचारी नेता कहते थे। लेकिन आज यही नेता है तो आज उनके पार्टी में है और उनके पार्टी में सत्ता का मजा ले रहे हैं। महंगाई के बारे में भी कहा जाता था कि कांग्रेस के राज में 450 में गैस सिलेंडर मिला करता था, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम है तो गैस सिलेंडर के भाव कम करेंगे। दोस्तों, 450 रुपये के वास्ते इन्होंने है तो दिल्ली से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किए कि गैस के भाव बढ़ गए। और बाद में आज जब भाजपा की सरकार आई तो यही गैस सिलेंडर के भाव 1100-1200 में आज हमको गैस मिल रहा है। तो क्या महंगाई कम हुई दोस्तों? पेट्रोल 70 रुपये कांग्रेस के राज में था, आज 110-120 रुपये हो गया। डीजल 50 रुपया था तो आज 100 रुपये भाजपा के राज में मिल रहा है। तो कहाँ महंगाई कम हो गई भाइयों? आज है तो दवाइयाँ महंगाई हो गई, खाने पीने के चीज़ें महंगे हो गए, फ्रूट सब्जियां महंगे हो गए, पहनने ओढ़ने के कपड़े और हर चीज़ महंगे हो गई। तो भाइयों, कहाँ है तो महंगाई कम हुई? हर जगह पर महंगाई हो गई है, हर जगह पर जीएसटी और टैक्स बढ़ा कर रखा है। उसके वजह से सरकार को तो फर्क नहीं गिर रहा जीएसटी बढ़ने की वजह से, लेकिन आम जनता को है तो महंगाई का मार खाना पड़ रहा है। आतंकवाद खत्म करेंगे कहा था, आतंकवाद खत्म करेंगे, लेकिन इन्होंने है तो पुलवामा अटैक जो हुआ 2019 के चुनाव के टाइम में, तो आज तक भी वो आरोपियों को पकड़ा नहीं। और हर वक्त कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आतंकवाद का खात्मा करेंगे। दोस्तों, आप भूल गए होंगे कि 2019 के चुनाव में जो आतंकवाद के आरोप में जो आरोपी थे प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसे चुनावी टिकट देकर भाजपा ने खासदार बनाकर पवित्र जैसे संसद में ले जाकर बिठाए। तो क्या ये लोग आतंकवाद खत्म करेंगे? आतंकवाद इन्हीं के वजह से देश में बढ़ रहा है भाइयों। उसके बाद उन्होंने न्यायपालिका जैसे पवित्र क्षेत्र में उन्होंने हस्तक्षेप किया। भाजपा वालों ने न्यायाधीशों पर दबाव डालना, सरकारी वकीलों पर दबाव डालना, अपने तरफ से फैसले कराकर लेना, वरना न्यायाधीशों की बदली करना, उन्हें निलंबित करना, सरकारी वकीलों को सताना। कई ऐसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं जिन्होंने पत्रकार परिषद लेकर एक तकलीफ और एक न्यायपालिका में हस्तक्षेप होने का पत्रकार परिषद के माध्यम से देश के जनता को बताने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जिसने बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला किया, वो न्यायाधीश। आज हम है तो न्यायपालिका को देखते हैं, न्यायपालिका में है तो भाजपा का इतना हस्तक्षेप हुआ कि न्यायाधीश है तो सरेआम जनता के सामने पत्रकार परिषद लेकर कहते हैं कि भाजपा वाले है तो हम पर दबाव डालते हैं फैसले कराने पर, या हम पर दबाव डालते हैं कि इस तरह के फैसले दो, उस तरह के फैसले दो। सरकारी वकील हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, सरेआम पत्रकार परिषद लेकर है तो भाजपा और मोदी सरकार के बारे में है तो गैर गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि ये हम पर दबाव डाल रहे। तो दोस्तों, लोकशाही के जो 4 आधार स्तंभ है ये सुरक्षित कहाँ है दोस्तों? आज मीडिया को पूरी तरह खरीदा गया है। उसके बाद है तो न्यायपालिका है तो सुरक्षित नहीं है। संसद में है तो भाजपा और अलायंस वाले जो भ्रष्टाचारी नेता जो बैठे हैं तो कई तरह के गैर गलत देश विरोधी और समाज विरोधी फैसले कर रहे हैं। उसके बाद लोकशाही भी आज खतरे में है।
तपास यंत्रणा जो है, तो तपास यंत्रणा में ईडी है, सीबीआई है, एनआई है, हर तरह की ऐसे तपास यंत्रणा है जिस पर भाजपा सरकार ने तो दबाव बनाकर विरोधी पार्टियों के नेताओं को, बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को और देश के जो बड़े बड़े कारोबारियों को है तो दबाव डालने की कोशिश की, उन पर ईडी की कार्रवाई करने की, सीबीआई की कार्रवाई करने की धमकियां दी है। उनसे तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर है तो कई ऐसा निधि है तो अपने तरफ है तो लेने की कोशिश की है। बीच में ही एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये किया था, सरकार को निर्देश दिया था, एसबीआई बैंक को निर्देश दिया था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब दीजिए करके। आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड है तो देश में सबसे ज़्यादा है तो निधि देने वाले कंपनियां और बड़े बड़े कारखानदार और भांडवलदार है तो भाजपा को निधि देने वाले हैं, उनके नाम पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड निकले हैं। तो ये कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होगा और कहाँ से है तो देश सुधरेगा दोस्तों। भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा है तो पैसा और माल है तो भाजपा वाले ही दबा रहे हैं। भांडवलदारों का फायदा, अदानी अंबानी जैसे है तो आज भांडवलदार है तो देश पर राज कर रहे हैं। वो जैसे निर्णय लेते हैं वैसा सरकार है तो उनके फेवर में फैसले लेती है। दोस्तों आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि अदानी अंबानी जैसे है तो आज बड़े बड़े होते जा रहे हैं और आप और हम है तो गरीब की गरीबी रह जा रहे हैं। तो हमको सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमको भांडवलदारों की सरकार चाहिए कि आम जनता की, किसानों की, रोजगार मजदूरों की और आम नागरिकों की सरकार होनी चाहिए। आपको हमको सोचना चाहिए दोस्तों। सरकारी संस्थाओं का खासगीकरण किया है, बीएसएनएल देखो, एयरपोर्ट देखो, ऐसे कई ऐसे संस्थाएं हैं जो आज खासगीकरण हो चुका है, कर्मचारी बेकार हो चुके हैं, घरों को आ चुके हैं। दोस्तों अगर सरकारी संस्थाएं अगर खासगीकरण होगा तो नौजवान हमारे रोजगार को कहाँ से लगेंगे, नौकरियों को कहाँ से लगेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये भी हमको सोचना चाहिए। धार्मिक उन्माद इतना बढ़ चुका है, सत्ता की इतनी गर्मी और मस्ती आ चुकी है भाजपा वालों को कि इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धर्म का है तो ये चुनावी मैदानों में है तो उसका इस्तेमाल करते हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका फ़ायदा है तो आने वाले कई चुनावों में है तो वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बार ना हिंदू मुसलमान चलेगा, ना मंदिर मस्जिद चलेगा, ना भारत पाकिस्तान चलेगा, ना गाय गोबर चलेगा, ना भोंगे सोंगे चलेंगे। इस बार है तो सिर्फ जो विकास की बात करेगा, जो है तो महंगाई के ऊपर बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, इनकी है तो बात होगी और इनको है तो हम सरकार बनाने में आप और हम है तो मौका देंगे। जनता है तो वो लोगों की बात करेगी जो हक की, अधिकार की, लोकशाही, संविधान की बात करेगा। जनता है तो उसकी बात करेगी। महिला अत्याचार देखें, हमने है तो मणिपुर को है तो जलता हुआ देखा, आसाम को जलता हुआ देखा। दोस्तों मणिपुर में तो महिलाओं के है तो प्राइवेट पार्ट पर हाथ फिराते हुए और कई तरह के उनमें नंगा करके है तो गलियों गलियों में फिराता हुआ देखा। 1 साल के ऊपर हो गया, आज मणिपुर है तो जल रहा है, आसाम जल रहा है, लेकिन हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट भी मणिपुर के ऊपर उन्होंने ना कोई बात कही और ना ही कोई एक्शन लिया और ना ही कभी मणिपुर गए। वो राहुल गांधी तो भी वहाँ जाकर आए, जो पीड़ित थे उनको मिले, उनके परिवार वालों को मिले, उन्हें दिलासा दिलाया। लेकिन हमारे देश के पंतप्रधान के पास मणिपुर, आसाम जैसे लोगों से, पीड़ित लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं है, उनके बारे में बात करने के लिए वक्त नहीं है। तो दोस्तों ऐसी सरकार और ऐसे नेता हमें काय के लिए चाहिए, क्यों चाहिए हमें? तो ऐसे नेताओं को है तो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें आम जनता की और आम लोगों की जो बात करेगा वही है तो देश पर राज करेगा। बिल्किस बानो है, गुजरात दंगों में, फसाद में है तो बिल्किस बानो पर बलात्कार हुआ, उसके घर वालों, उसके परिवार वालों को 17 लोगों को उसके सामने है तो जिंदा जलाया गया, जान से मारा गया, काटा गया। उसके आरोपियों को जन्म ठेप हुई तो भाजपा की गुजरात सरकार ने और भाजपा के केंद्र सरकार ने तो वो आरोपियों को बाइज्जत बरी किया। पूरे देश में हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार को निर्देश दिया तो फिर वो आरोपियों को पकड़कर जेल में डाला गया। मतलब महिलाओं के साथ नहीं है ये,
महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मणिपुर, गुजरात और आसाम में जब महिलाओं पर जुल्म अत्याचार होते हैं तो यही भाजपा सरकार है तो नज़रअंदाज करती है। युवा जो खिलाड़ी है, हमारे बहनें, भाजपा के खासदार जो खेल का जो चेयरमैन था, उसने कई हजार लड़कियों का यौन शोषण किया। जब हमारे महिला खिलाड़ू है तो दिल्ली जंतर मंतर पर उपोषण को बैठे, आंदोलन को बैठे, तो यही भाजपा सरकार ने है तो ना वो खासदार पर कोई कार्रवाई की और ना ही उसे पद से हटाया और ना ही उस पर कोई एक्शन ली। जब देश में दबाव बना तब जाके है तो उसको है तो वो चेयरमैन पद से हटाया गया, लेकिन आज भी वो खासदार है और आज भी वो नेता है भाजपा का। तो दोस्तों है तो ये सोचने वाली बात है। गोमांस के ऊपर इतना राजकारण किया जाता है कि देश में मुसलमान है तो गाय को काटते हैं, गाय को खाते हैं। दोस्तों, देश में अगर सबसे बड़े बड़े कारखाने अगर किसी के हैं तो वो जैन ब्राह्मणों के हैं और भाजपा नेताओं के हैं। और सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश अगर कोई होगा बाहर देशों में गोमांस भेजने वाला तो भारत है, और सबसे ज़्यादा भाजपा के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के ये कारखाने हैं। दोस्तों, अगर भाजपा को इतना ही गाय से मोहब्बत है और गाय को अगर हिंदू भाइयों की अगर भावनाओं से अगर भाजपा को इतना ही खेलना है तो मैं भाजपा से ये सवाल करूंगा कि क्या आप गाय को है तो गोमांस पर राष्ट्रीय स्तर पर बंदी डालोगे और गाय को है तो राष्ट्रीय पशु घोषित करोगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो हम पूरा देश आपका स्वागत करेगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो और पूरे देश में है तो गोमांस पर बंदी डालो, और जितने भी कारखाने चल रहे हैं वो कारखाने पूरे बंद करो। अगर आप में हिम्मत है तो आपकी ये हिम्मत का हम पूरा देश आपका स्वागत करेगा। है हिम्मत तो कीजिए आप। उसके बाद कई ऐसे किसान विरोधी काले कानून है, CAA है, ऐसे कई ऐसे काले कानून भाजपा बना रही है जो देश विरोधी है, समाज विरोधी है। तो इसका हम खुलकर विरोध करना चाहिए। और जब ऐसी सरकारी हमको नहीं चाहिए, ऐसे कानूनी हमको नहीं चाहिए, तो फिर सरकार भी हमको नहीं चाहिए। दूसरी बात, बीड़ जिले का चुनाव चल रहा है। पंकजा मुंडे भाजपा के तरफ से और बजरंग सोनवणे राष्ट्रवादी के तरफ से है। भाइयों, महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है बजरंग सोनवणे, इनकी ताकत बनिए, इनको जिताने के लिए पूरी मेहनत कीजिए। क्यों? तो पंकजा मुंडे जो है तो इनके बहन पिछले 10 साल में खासदार थे बीड़ जिले के। इन्होंने वादा किया था कि अगले चुनाव में जब भी मैं 2024 के लोकसभा का चुनाव का फॉर्म भरने को आऊंगी तो रेलवे में बैठकर आऊंगी। तो कहाँ है वो वादा? ना रेल आई, ना बीड़ जिले का विकास हुआ। दोस्तों, ना MIDC 1 क्लास की है बीड़ जिले में, ना रेलवे आई, ना छोटे मोटे उद्योग है, कंपनियां है, कारखाने नहीं है। ये नहीं होने की वजह से पढ़ा लिखा है तो जो नौजवान है तो पुणे, बॉम्बे, औरंगाबाद, कहीं और दूर जाके काम कर रहा है, महाराष्ट्र के बाहर जाके काम कर रहे हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, कहीं दूर दूर जाकर दिल्ली बेचारे काम कर रहे हैं। अगर रेलवे आई, MIDC अगर बनी 1 क्लास की, बड़े बड़े छोटे बड़े बड़े कंपनियां, कारखाने अगर खुले तो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ काम करेगा। दोस्तों, इसलिए बजरंग सोनवणे को काम करो और इस देश का और इस संविधान का रक्षण करने के लिए देश में तमाम जितने भी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है इन सबको है तो जिताने की और जीत के लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा मैं लोक सेना संगठन प्रमुख एडवोकेट प्राध्यापक इलियास इनामदार देशवासियों से और बीड़ जिला वासियों से आह्वान करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।